हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथसान। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनिक जो सिलेबस दिया गया है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ पे हमको पढ़ना है कुछ स्पेक्ट्रा, जैसे हमें यूवी के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है, राइट। यूवी हमें क्या नाम है, आईआर के बारे में पढ़ना है, हमें एनएमआर पढ़ना है, हमें मास पढ़ना है और हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, हमें ये 5 स्पेक्ट्रा पढ़ने हैं। पहले तो हमें इनके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले सिलेबस में मेंशन है कि हमें इनके बेसिक प्रिंसिपल्स जानने हैं। और सेकंड चीज जो सिलेबस में मेंशन है, हमें इनका एप्लीकेशन जाननी है। और एप्लीकेशन कहाँ पे? एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, कि इनकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे। एप्लीकेशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पार्ट 1। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है, जो सबसे बेसिक कॉमन डेफिनेशन है कि जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ। वो क्या करती हैं? दे इंटरेक्ट विथ मैटर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। जो आपका मैटर, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। वो किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर प्लस एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एनर्जी कई टाइप की होती है, हमें पता है। एनर्जी कैसी कैसी एनर्जी होती है? एनर्जी कैन बी ट्रांसलेशनल। ठीक है, एनर्जी कैसी होती है? ट्रांसलेशनल हो सकती है। एनर्जी रोटेशनल हो सकती है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत टाइप की एनर्जी है वो हमें पता चलती है। एनर्जी कैन बी पोटेंशियल। ठीक है, इट कैन बी इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, और इट कैन बी वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब हर टाइप की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल। अब मॉलिक्यूलर एटॉमिक एनर्जी लेवल में भी अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे जो हमारी लाइट है वो किसकी होती है? बेसिकली वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनके बारे में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, इनका कैसे सेक्शन बटा होता है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा एंड देख लेंगे। अब जो मैटर, उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। कौन कौन से? अब बेसिकली यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो हम जहाँ पे डील करने वाले हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। दूसरा, इसी के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे कौन से एनर्जी लेवल होते हैं? बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। कैसे? बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, बहुत से एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा होता है वो होता है ईएसआर स्पेक्ट्रा, जो कि हमारे सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं वो होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो कि हम देखेंगे अभी आईआर में पढ़ा जाता है। और जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा होता है बेटा? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। उसके अलावा अब जब एटम के अंदर घुसते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है बेटा? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं दैट इज एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो वो हम अभी एटम के अंदर पढ़ेंगे, उससे पहले हम मॉलिक्यूल के अंदर देखना है। प्लस एक स्पेक्ट्रा और पढ़ते हैं दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रा। पर मास स्पेक्ट्रा को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि मास स्पेक्ट्रा इंटरेक्शन ऑफ लाइट से कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, इट डज नॉट रिलेट विद इंटरेक्शन ऑफ लाइट, डज नॉट रिलेटेड टू रिलेट विथ इंटरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका इंटरेक्शन ऑफ लाइट से बेटा कोई भी लेना देना नहीं है। तो बेसिकली जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? जो ये है वाइब्रेशनल वाला। कौन कौन सा है यहाँ पे? मास को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे अभी हम पढ़ने वाले माइक्रोवेव, देन हम पढ़ेंगे यूवी, आईआर। आईआर यूवी कंप्लीट करने के बाद हमारा मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे एनएमआर को और फाइनली हम पढ़ेंगे मास को। इन सब के बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं इनकी एप्लीकेशन।
लाइट वेव्स, ये लाइट वेव्स बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है बेटा, ये वो रेडिएशन होती है जिसमें दो वेक्टर्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर क्या करते हैं बेटा, ये दोनों आपस में ऑसिलेट करते हैं एट 90 डिग्री, ऑसिलेट अगेंस्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। और इनके ऑसिलेशन से क्या होता है बेटा, इनके ऑसिलेशन से वेव जनरेट्स होती हैं जो इन दोनों के 90 डिग्री प्रोपेगेट करती हैं, ठीक है। दे जनरेट वेव्स दैट प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, जनरेट वेव्स या रेडिएशन दैट प्रोपेगेट, जो कैसे चलती हैं बेटा, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर चलती हैं, दैट प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू, that propagate perpendicular to electromagnet those two electric field and magnetic field vectors, दोनों के ही परपेंडिकुलर चलती हैं। एक बात और आपने पढ़ी होगी, ठीक है, क्लास 12th में पढ़ाई जाती है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ना इनका डिफरेंस समझ लेते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल, रोटेशनल लेवल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जो तीन हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, किसी भी स्पेक्ट्रम में एंटर करने से पहले। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन electronic energy levels, vibrational energy levels and rotational energy levels। इन तीनों के बीच का डिफरेंस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना, हमें सिर्फ बेसिक आइडिया रखना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्केल से होता है। जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होते हैं वो एक एक्साइटेड स्टेट से एक ग्राउंड स्टेट या एक एक्साइटेड स्टेट से अगली स्टेट में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एंड दे ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, इलेक्ट्रॉन बिकम स्टार्ट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। ये हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है बेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आते हैं जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से डील करते हैं, वन एनर्जी लेवल टू अदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ पे हम डील कर रहे थे, हमने पढ़ा था ना, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद कई सारी शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, दिस इज इक्वल टू n बराबर 1, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके नीचे से ऊपर जाता था। यहाँ पे हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते थे ना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे अगला फॉर्मूला चले गए -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे जेड होता था हमारा क्या बच्चा, एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता था हमारा, एन वॉज अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम इनको पढ़ के आए थे। तो वो जो ट्रांजिशन होते हैं वो कैसे ट्रांजिशन कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल छोड़ के अगली ऑर्बिट में जाता था, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के उससे हायर ऑर्बिट में जाता था। तो दीज वर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, ठीक है। अगला रोटेशनल, अगला वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कब देखने को मिलता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कब देखने को मिलेगा, जब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल मेक्स ट्रांजिशन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही एनर्जी ऑक्युपाई करके कहाँ जाएगा, फ्रॉम वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू, फ्रॉम वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बेटा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। दिस इज 1 2 3, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, या डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांजिशन करेगा, देन दिस इज नोन एज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ये होता क्यों है,
क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसके पास अलग अलग क्या होती हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होती हैं। मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। मॉलिक्यूल, वो भी जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। कंटेन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स होंगी। सेम जैसा वाइब्रेशनल के लिए कहानी, सेम कहानी किसके लिए जाती है बेटा, रोटेशनल के लिए। आज का हमारा लेक्चर भी कहाँ से शुरू होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा से ही। तो रोटेशनल ट्रांजिशन क्यों होता है, वो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। उनकी रोटेशनल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है दैट इज नोन एज रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, और दिस इज ये क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, या चेंज इन द, भाई रोटेट करेंगे तो उनका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो अलग अलग एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग उनका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। तो दिस इज द ड्यू टू चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ड्यू टू चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तब, यानी कि जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा, भाई कोई चीज रोटेट करती है जाहिर सी बात है उसका पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। अब मान लीजिए उसकी एनर्जी, लेट्स सपोज दिस वाज योर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा था। ठीक है, कुछ इसका एंगुलर मोमेंटम रहा होगा। आपने क्या किया, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये और तेजी से स्पीड रोटेट करेगा। अब जाहिर सी बात है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। वहां से हम देख सकते हैं, अभी हम आगे फॉर्मूलाज में भी चेक करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को। जाहिर सी बात है, जब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने से ये जो मॉलिक्यूल है अपनी एक एनर्जी लेवल को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, अगले एनर्जी लेवल में। जब इसकी स्पीड स्लो होगी तो वापस से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर योर 3 ट्रांजिशन। अब इनको भी जाने से पहले जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का एक डायग्राम होता है, वो डायग्राम हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो डायग्राम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज दीज आर योर 1 एंड दिस इज योर 2। ठीक है, दिस इज n इज इक्वल टू 1। ये क्या बेटा, n इज इक्वल टू 1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 1, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 1। ठीक है, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 2। अब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बहुत सारे क्या होते हैं। दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 1, दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 2, दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल लेट्स सपोज 3। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दिस इज दीज आर योर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अब एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, रोटेशनल एनर्जी लेवल। जैसे दिस इज लेट्स सपोज 1, दिस इज द सेकेंड, दिस इज थर्ड, सिमिलरली दिस इज 1, ओके, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ओके, दिस इज 1। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, दीज ऑल रेड आर रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो आई होप अब आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं n इज इक्वल टू 1, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल अपने अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को कंटेन करता है, और एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल अपने अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को कंटेन करता है। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन की। ठीक है, EMR जब अगर हम रीजन की बात करें तो हमें पता है सबसे पहले जो अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से रखें, एनर्जी के हिसाब से रखें, तो जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी रेज होती हैं वो होती हैं आपकी कॉस्मिक रेज। इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट। और इनकी वेवलेंथ लैम्डा दैट इज वो क्या होती है बेटा, मिनिमम। जब लेफ्ट से राइट जाना शुरू करते हैं तो एनर्जी घटने लगती है। कॉस्मिक रेज के बाद आती हैं आपकी गामा रेज। कौन सी रेज आती है बेटा, गामा रेज। गामा रेज के बाद आपकी आती हैं
एक्स रेस के बाद आपकी आती है यूवी, और यूवी के बाद आती है आपकी विजिबल, विजिबल के बाद आपके पास आती है आईआर, आईआर के बाद कौन सी होती है बेटा, आईआर के बाद आपके पास आती है माइक्रोवेव, ठीक है, और माइक्रोवेव के बाद सबसे लास्ट में आपके पास आती हैं रेडियो वेव्स। कौन सी आती हैं बेटा, रेडियो वेव्स। अब ये जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बटी हुई होती है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो हमारी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक बातें आप सभी को पता होंगी। अब हर एक के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है, जैसे गामा रेज है, गामा रेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना एक एक को, यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम लिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेस लिख देता हूँ, ईएमआर का कौन सा वर्जन है, ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड, और यहाँ पे उसका स्पेक्ट्रा की किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पढ़ा जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा गामा रेस की, कॉस्मिक रेस में तो हमको स्पेक्ट्रा पढ़ते नहीं, उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। गामा रेस के करस्पॉन्डिंग हम जिस स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं दैट इज नोन एज मॉसबेयर स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो प्लीज टेबल का याद करके जाएंगे अच्छे से। गामा रेस के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं मॉसबेयर स्पेक्ट्रा। उसके बाद आती है आपकी एक्स रेस, एक्सरेस के करस्पॉन्डिंग हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं बेटा, एक्सरेस के करस्पॉन्डिंग हम पढ़ते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, जहां से मॉलिक्यूल की पीक का हम पता लगाते हैं कई सारी, ओके। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा के बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमारी जो रेज आती है दैट इज यूवी विजिबल, राइट। तो यूवी में हम कौन सा पढ़ते हैं, यूवी के केस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कौन सा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो हमने बोले थे ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो हमें देखना है, वो हम यूवी में पढ़ेंगे। सो वी रीड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ओवर हियर। अब देखो यूवी की एनर्जी ज्यादा है, और जो आपके वो वाले ये थे इनके बीच का गैप भी बहुत ज्यादा था, भाई ज्यादा गैप को पूरा करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अगली एनर्जी किसकी थी, वाइब्रेशनल वाले की, ठीक है। बट उससे पहले हम पढ़ते किसको है, विजिबल स्पेक्ट्रा में। विजिबल स्पेक्ट्रा में हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा में हमें रमन पढ़ना होता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम रमन भी पढ़ते हैं, और कभी कभी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट होकर इस साइड आ जाता है, तो रमन के साथ साथ कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब हमें पता था एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक की कंपेरिजन में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल तक मॉलिक्यूल को जाने में कम एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉनिक के कंपेयर में वाइब्रेशन लेवल के बीच ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी कम लगती है, जाहिर सी बात उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। वो कौन सी होगी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो जब हमारे इंफ्रारेड आती है, विजिबल के बाद तो हमारे इंफ्रारेड आती है, उसमें हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम पढ़ रहे होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। कौन सा पढ़ रहे होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो इंफ्रारेड में हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे बेटा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब आपको पता है एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में बहुत सारे क्या थे, रोटेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे क्या थे, रोटेशनल। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशनल में कम चाहिए, तो रोटेशनल में उससे भी कम चाहिए होगी। और इंफ्रारेड से कम एनर्जी होती है किसमें, माइक्रोवेव में। इंफ्रारेड से कम एनर्जी किसमें होती है बेटा, माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव के करस्पॉन्डिंग हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, माइक्रोवेव के करस्पॉन्डिंग हम पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कौन सा पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इसके साथ साथ हम कई बार कौन सा स्पेक्ट्रा, ये सारे स्पेक्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट बेटा जो हमारा बचता है रेडियो वेव्स, क्या बचती है हमारी, रेडियो वेव। अब रेडियो वेव्स की एनर्जी तो और भी ज्यादा कम होती है, और ये हम कहाँ पढ़ने वाले भाई, ये तो चलो ये जो सारे एनर्जी लेवल्स थे ये किसमें थे, शेल्स में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो एनर्जी लेवल और पास पास होंगे, तो वहां पे तो ट्रांजिशन के एनर्जी की रिक्वायरमेंट और कम होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं दैट इज नोन एज एनएमआर। उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पढ़ते हैं हम, एनएमआर। तो हमें जो हमारे सिलेबस में स्टेट, अच्छा, और साथ में एक स्पेक्ट्रा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, मास स्पेक्ट्रा, जो कि एएमआर से रिलेटेड नहीं होता है। तो हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो एक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है दैट इज यूवी पढ़ना है, हमें इंफ्रारेड पढ़ना है, हमें माइक्रोवेव पढ़ना है, हमें रेडियो वेव पढ़ना है, और हमें मास स्पेक्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो हम शुरू करने हैं। अब जो आपका रेडियो वेव है एनएमआर, ये तो टोटली कहाँ पे डिपेंड करता है, दिस गोज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले हम न्यूक्लियस के बाहर बाहर की बात कर लेते हैं, यानी पहले हम यूवी, इंफ्रा और माइक्रोवेव की बात कर लेते हैं। उसमें भी हम सबसे छोटा जो स्पेक्ट्रा होता है, जो सबसे कम एनर्जी लेवल होती है, दैट इज रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले हम जिस स्पेक्ट्रा को डील करने वाले हैं दैट इज अवर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा, राइट। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो या कोई भी स्पेक्ट्रा हो, किसी भी स्पेक्ट्रा को डील करने से पहले हमें ना उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस को ध्यान रखना होता है, उसकी बेसिक कंडीशन को जानना होता है। बेसिक कंडीशन क्या है, जो भी आपका कोई भी स्पेक्ट्रा होता है उसमें दो फिनोमिना होते हैं। स्पेक्ट्रा में दो फिनोमिना क्या, बेसिकली क्या होता है, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है,
हमारी जो लाइट है उसका इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। क्या होता है? लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर। लाइट इंटरेक्ट्स विथ मैटर। अब लाइट के भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, मैटर के भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। हमने दोनों को ओपन करके एक एक बार देख लिया कि क्या होता है। अब हमें देखना है जब ये इंटरेक्ट होता है। भाई देखो, हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है, हमने मैटर को भी देख लिया कि क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, इस इंटरेक्शन से बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं। इस इंटरेक्शन से क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? हो सकता है कि क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। हो सकता है रिफ्रैक्शन हो जाता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम, अगर हिंदी में हमने पढ़ा था, दिस इज परावर्तन, दिस इज अपवर्तन, राइट। हो सकता है लाइट स्कैटर कर जाए। ठीक है, स्कैटरिंग का फिनोमेना हम पढ़ते हैं, जो कि हम रमन में भी देखेंगे। हो सकता है लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये सब फिजिक्स में पढ़ते थे 12th क्लास में। उसके बाद हो सकता है अच्छा, हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन भी पढ़ना होगा। जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम ये वाला फिनोमेना स्टडी करेंगे। स्कैटरिंग वाला फिनोमेना हम रमन के केस में स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं। हो सकता है लाइट का इंटरफेरेंस भी हो जाए, हाइजेंस इंटरफेरेंस थ्योरी, राइट। और उसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, होती तो बहुत सारी हैं, कि एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है, फ्लोरेसेंस भी हो सकता है, फॉस्फोरेसेंस भी हो सकता है। एमिशन होता है, ठीक है, फ्लोरेसेंस होता है, फॉस्फोरेसेंस होता है। बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जब लाइट और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सेंस एटसेट्रा। ठीक है, बट जो हमारे दो काम के हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसको हम देखने वाले हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रा। और किसके करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं हम? किसके करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं हम? यूवी विजिबल के करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं, राइट। हम किसके करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं? हम माइक्रोवेव के करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं, हम रेडियो वेव के करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं, और हम इंफ्रारेड के करस्पॉन्डिंग देखने वाले हैं। इन चार के करस्पॉन्डिंग हम मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देखने वाले। कौन से? बाकी सब छोड़ देंगे। वी आर एक्साइटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमें कौन कौन से देखना है बच्चा? हमें एमिशन स्पेक्ट्रा देखना है और हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। आगे चलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन कैसे होता है? सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन, या कोई मॉलिक्यूल हो या कोई इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करे, ठीक है, गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कहां से कहां जाता है बेटा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, तो हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये अपने आप से तो चला नहीं जाएगा कि लोअर एनर्जी पे बैठा था, मन किया तो हायर एनर्जी पे चला गया। उसके लिए उसको क्या चाहिए होगी बेटा? एनर्जी। तो बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। पहला कि जो दो एनर्जी लेवल्स हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है, यानी कि लोकेशन ऑफ बोथ द एनर्जी लेवल्स। और इनकी लोकेशन हमें क्यों चाहिए? इनकी लोकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? बोथ द एनर्जी लेवल्स, ये पता करने के लिए, टू नो द रिक्वायर्ड एनर्जी गैप, कि कितना एनर्जी गैप चाहिए या कितनी एनर्जी चाहिए। क्योंकि हमें पता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर एक ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो लेट सपोज ये लोअर एनर्जी है जहां पे एनर्जी E1 है, या हायर एनर्जी जहां पे एनर्जी E2 है, और मॉलिक्यूल को यहां से यहां जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू होगी, और वो एच न्यू किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा ई के। और वो डेल्टा ई किसके बराबर होगा बेटा? E2 माइनस E1 के। इसलिए हमें E2 और E1 का पता होना जरूरी है। क्या क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा, अगर वो रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू, इसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले होंगे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले होंगे। अगर वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे तो डेल्टा ई की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ने लगेंगे? हम पढ़ने लगेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा या IR स्पेक्ट्रा। अगर वो एनर्जी लेवल आपके और भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे, तो डेल्टा ई की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाएगी, और हम पढ़ने लगेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ बोथ द एनर्जी लेवल्स। अब एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन में बेसिकली आपका एक, लेट सपोज इसकी अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो, तो लेट सपोज दिस इज आवर एनर्जी लेवल E1, दिस इज आवर एनर्जी लेवल, लेट सपोज नॉर्मल लिख लेते हैं, दिस इज E स्टार, ठीक है। स्टार, स्टार किसको डिनोट करता है बेटा? स्टार क्यों होता है? स्टार इज फॉर एक्साइटेड स्टेट। स्टार किस लिए होता है? स्टार इज फॉर
एक्साइटेड स्टेट, स्टार एक्साइटेड स्टेट के लिए होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसको लाइट दी एच न्यू, ये यहाँ था, ये कहाँ चला गया बेटा, है एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा दिस वाज द मॉलिक्यूल एट एनर्जी लेवल ई, दिस वाज आवर मॉलिक्यूल एट एनर्जी लेवल ई, उसने क्या किया, उसने एच न्यू लाइट एब्जॉर्ब करी और वो कहाँ चला गया, वो एक्साइटेड स्टेट ई स्टार में चला गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर एब्जॉर्प्शन, दिस इज द इक्वेशन फॉर एब्जॉर्प्शन। आई होप क्लियर होगा, जब ये ऐसी इक्वेशन लिखी मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। अब दूसरा क्या होता है, अब मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो वहां बहुत देर रह नहीं पाता है, वो वहां पे कितनी देर रहता है, जो साइंटिस्ट ना एविडेंस लेके आए तो मैक्सिमम वो 10⁻⁸ सेकंड तक वहां रेस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा वो वहां पे रेस्ट नहीं कर पाता है, फिर उसको नीचे वापस आना ही पड़ता है। तो एमिशन क्या होता है, व्हेन मॉलिक्यूल मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम, व्हेन मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब हायर से कहाँ आएगा बेटा, लोअर में। हायर से कैसे लोअर में आएगा, तो लेट सपोज यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल था जो कि अभी एक्साइट होके ऊपर गया था, अब वो उसने क्या किया, 10⁻⁸ सेकंड तक रेस्ट कर लिया, 10⁻⁸ सेकंड जो जनरली बोला जाता है, कितनी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको वापस से अब कहाँ, अपने वहां अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो अपने घर में अच्छा लगता था, वापस से वहां से क्या करेगा, नीचे आना शुरू करेगा। जब वहां से नीचे अब ऐसे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप थे तो आपके पास एनर्जी ई स्टार थी, और अगर आपको नीचे आके रहना तो आपको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप अपनी एनर्जी कम नहीं करोगे। तो ई स्टार से ई आने के टाइम वो क्या करेगा, उसने जो एनर्जी ली थी या उससे ज्यादा या उससे कम, कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है, वो जो भी ये गैप होगा उसके बराबर की एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, कि भाई इतनी एनर्जी लेके जाओ, हमें ई भर की जो एनर्जी उसी की रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम ई में रह पाए। तो तब के लिए इक्वेशन हम क्या लिखेंगे बेटा, तब के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूल था वो कहाँ था, ई स्टार में था, वो कहाँ चला आया है, वो ई में चला आया है, और साथ में उसने क्या किया, एच न्यू एनर्जी रिलीज करी है। आई होप ये इक्वेशन आपको क्लियर रही होगी, राइट। अच्छा, कई बार क्या होता है, उसको आना होता है पर आ नहीं पा रहा होता, जैसे हमें कोई काम करना होता है बट हम कर नहीं पा रहे होते, हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हमसे काम नहीं हो रहा होता है, तो हमें चाहिए होता है थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा धक्का। दिस सहारा, दिस धक्का इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टिमुलेटेड एमिशन। सो नेक्स्ट इज अवर स्टिमुलेटेड एमिशन। सो व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, जब हम एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की एक एक्स्ट्रा फोटोन की हेल्प से, तो लेट सपोज दिस वाज एनर्जी ई स्टार, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, नीचे आना चाह रहा है बट किसी रीजन से नहीं आ पा रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक फोटोन से इसको धक्का देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे एच न्यू को, फिर ये नीचे आएगा और अपने साथ साथ, अब क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी तो एक्स्ट्रा ही होती, और एक फोटोन की एनर्जी और एक्स्ट्रा होगी, तो दो फोटोन रिलीज करते हुए नीचे आएगा। और इस इक्वेशन में हम इक्वेशन क्या लिख रहे होंगे, कि जो ई स्टार था वहां पे हमने क्या किया, उसको एक फोटोन प्रोवाइड किया, तब जाके वो ई में आया, और साथ में उसने क्या रिलीज किए, दो फोटोन रिलीज किए। आई होप ये तीनों इक्वेशन आपको समझ आती होंगी। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, एब्जॉर्प्शन के लिए थी बेटा, दूसरी इक्वेशन एमिशन के लिए थी, और तीसरी इक्वेशन स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए थी। अब आई होप हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया, मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया, इंटरेक्शन जो होती बहुत सारी होती, उसमें कौन सी एब्जॉर्प्शन कौन सी एमिशन, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब आगे अपने अगले बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हमें पढ़ना है कि जब हम अपना स्पेक्ट्रा पढ़ रहे होते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, इंटरप्रेट करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो three important conditions, right, three important fundamental ideas to be taken care of, हमें इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अपना स्पेक्ट्रम पढ़ना भी है, टू बी टेकन केयर ऑफ while studying स्पेक्ट्रम। किन तीन बातों का हमें ध्यान रख के चलना पड़ता है बेटा, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फंडामेंटल आइडियाज। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रख के चलना है, सबसे पहली चीज जिस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है, दैट इज अवर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, दैट इज बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, हर स्पेक्ट्रा के करस्पॉन्डिंग ये तीन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना होगा, कि सबसे पहले उसके लिए बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है। बेसिकली बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहती क्या है, कि एक होगा हायर एनर्जी लेवल, एक होगा लोअर एनर्जी लेवल, राइट, ई स्टार और ई। तो इनकी एनर्जीज की वैल्यूज क्या है, व्हाट आर देयर एनर्जी वैल्यूज
ओके, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन करने के लिए डेल्टा ई की जरूरत कितनी है, ठीक है, ट्रांजिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली हमें यही चीजें देखनी होती है कहाँ पे, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, क्योंकि सबके लिए ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए अलग अलग आएगी। दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो होता है सिलेक्शन रूल। क्या होता है बेटा, सिलेक्शन रूल। दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना होता है सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल दो तरीके से आते हैं, एक होते हैं कि आप मॉलिक्यूल को देख के ही बता देते हैं कि मॉलिक्यूल ये वाला फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जो कि हमारे जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन रूल को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल। क्या बोलते हैं बच्चा, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल, जिसपे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब आप कभी पीएचडी या कुछ कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको ना मॉलिक्यूल का निकालना पड़ता है कि वेदर थ्योरेटिकली तो दिख रहा है पर रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो मैथमेटिक्स से डिराइव होकर आता है और दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। अगर मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन करना है, अगर उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करनी है, तो उसको दोनों ही सिलेक्शन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली जो तीन कंडीशन हम बोलने वाले हैं उन सभी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली हमारी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दूसरी सिलेक्शन रूल जिसमें दो टाइप के सिलेक्शन रूल हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग, और तीसरी जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो है पॉपुलेशन रेशियो। भाई आपको पता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, वो लोअर एनर्जी लेवल से कहा जाएगा हायर एनर्जी लेवल की तरफ, लोअर से कहा जाएगा हायर की तरफ। अगर लोअर में पॉपुलेशन ही नहीं होगी या हायर में पॉपुलेशन नहीं होगी, तो अगर लोअर में पॉपुलेशन नहीं होगी तो अब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, हायर में पॉपुलेशन नहीं होगी तो एमिशन बंद हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक पॉपुलेशन रेशियो का मेंटेन होना बहुत जरूरी है हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने के लिए। अगर पॉपुलेशन का रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं होगा। तो तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन रेशियो डिफाइन करने के लिए हमें किसने दिया था, हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था, तो उस फॉर्मूले के तहत हम पॉपुलेशन रेशियो अलग अलग, ठीक है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, उसके तहत हम पॉपुलेशन रेशियो अलग अलग एनर्जी लेवल की डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या हमें देखना है, हमें देखना है एनर्जी की इक्वेशंस क्या होने वाली है, दैट इज बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। हमें देखना है उसका सिलेक्शन रूल क्या होने वाला है, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे स्पेसिफिक हो, और हमें देखना है वहां पे पॉपुलेशन रेशियो क्या होने वाला है, जो कि गिवन बाय बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। इन तीन फंडामेंटल आइडियाज का ध्यान रखते हुए हमें किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आगे बढ़ना होता है। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज अवर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करेंगे बेटा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से रीजन में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं माइक्रोवेव रीजन में। कौन से रीजन में पढ़ते हैं, माइक्रोवेव रीजन में। बट इसको शुरू करने से पहले भी हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। कुछ हमें इसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए होते हैं, यानी कि कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए, दूसरा इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले इनमें से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होता है हमारे पास दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सभी ने 12th में बहुत सारा पढ़ा था, ठीक है, कि जब दो बॉडी होती है, कोई बॉडी मूव कर रही होती है, इनर्शिया के तीन लॉस पढ़े थे आपने न्यूटन के, वहीं से आता है। तो हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो जब रोटेट करता है तो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ना कुछ इनर्शिया बनाए रखता है, ठीक है। और न्यूटन के अकॉर्डिंग जब तक आप उसको रोकते नहीं हो या उसको किसी लाइट या किसी भी एनर्जी के थ्रू स्टॉप नहीं करते हो तब तक, या एक्साइट नहीं करते हो तब तक, वो अपना मोमेंटम या जो भी वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं करेगा, उसी स्पीड से घूमता रहेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम लाइट का इंटरेक्शन कराते हैं। तो लाइट जाती है तो आइदर उससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी या तो वेलोसिटी घट जाएगी। बढ़ने या घटने से उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, उसी चेंज के करस्पॉन्डिंग हमें हमारा स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसके लिए देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो हमें देखना है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए देखना है बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसीडर करना चाहेंगे सबसे पहले किसके लिए, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए कंसीडर करना चाहेंगे बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लेट सपोज हमारे पास कोई डायटोमिक, अच्छा डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल हम सभी को पता है, जैसे ये दिस इज H2 है ना, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड दिस इज नोन एज Cl2, Br के बीच का बॉन्ड दैट इज नोन एज Br2। उसके अलावा H और Cl के बीच का बॉन्ड दैट इज फॉर HCl, H और Br के बीच का बॉन्ड दैट इज फॉर HBr, H और F के बीच का बॉन्ड दैट इज HF। तो ये बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। N2 हो गया, O2 हो गया, वगैरह वगैरह। तो अभी यहाँ पे ये ऊपर जो मैंने तीनों लिखे हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सारे के सारे कैसे हैं, होमोडायटोमिक है। और नीचे वाले कैसे हैं बेटा, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हेटेरो के लिए, होमो के लिए क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज सेम कर देंगे, ठीक है। तो लेट सपोज हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दिस इज लाइक दिस, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज बी, ओके। और इन दोनों का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे इन दोनों का सेंटर है।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम r1 लेके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी लेके चल रहे हैं बेटा r2, और दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं r। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ r इज नथिंग बट r1 प्लस r2, यानी कि सेंटर से दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। सेंटर क्या, सेंटर ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे मॉलिक्यूल का रोटेशन होगा, ठीक है। अब दिस इज r। अब a का मास लेट सपोज क्या हो जाएगा बेटा m1, और b का मास क्या हो जाएगा m2। ओके, a का मास कितना हो गया m1 और b का मास कितना हो गया m2। तो अगर ऐसा केस होता तो जो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है। बट हमें इससे रिलेशन नहीं रखना है, हमें कुछ और जानना है, क्योंकि हमें r1 नहीं पता होगा, हमें r2 नहीं पता होगा, हमें क्या दी जाएगी दिस r क्या है बेटा, r बेसिकली बॉन्ड लेंथ है, r क्या है बेसिकली बेटा बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो हमें हमारे साथ दिक्कत है, हमें r1 नहीं पता होगा, हमें r2 नहीं पता होगा, हमें r के टर्म्स में होगा। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमें r1 r2 की वैल्यू नहीं दी गई होगी, r की वैल्यू दी गई होगी, तो r के टर्म्स में इसको डिड्यूस करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं आते हैं, तो जो फॉर्मूला बेटा बन के आता है दैट इज I इज इक्वल टू दैट इज m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आता है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो m1 m2 है उसको रिप्लेस किया जाता है एक इंपॉर्टेंट टर्म म्यू। म्यू इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, म्यू को क्या हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो म्यू इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जिसकी वजह से इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है बेटा I का, सो दैट बिकम्स I इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज द formula for moment of inertia for which molecule? This is for diatomic molecule. Okay, this is first is for which type of molecule? This is for diatomic molecule. Okay, now second. Okay, second one, linear triatomic molecule. लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है बेटा CO2, राइट, O C डबल बॉन्ड O। तो लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे बेटा? लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है तो लेट्स सपोज हमारा एक ये रहा होगा A, उससे जुड़ा हुआ होगा एटम B एक साइड में और दूसरी साइड में एटम B। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट सपोज बेटा r है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। यहाँ पे हम r लेके चल रहे हैं। r क्यों लेके चल रहे हैं? बिकॉज r इज द r हमने क्या माना था, r इज द बॉन्ड लेंथ। इसी की तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन में तो हमें यही मेंशन होती है कि बॉन्ड लेंथ कितनी होने वाली है, r इज द बॉन्ड लेंथ। ओके, तो डिस्टेंस हमने क्या मान के चलिए बेटा r। इसका मास कितना लेके चल रहे हैं, मास ऑफ b। इसका मास कितना लेके चल रहे हैं, मास ऑफ a। इसका मास कितना लेके चल रहे हैं, मास ऑफ b। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा दैट विल बी 2 इंटू मास ऑफ b इंटू r स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हमें जितना एग्जाम के लिए नीड है, क्योंकि हमारा एग्जाम पास में और हमें थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना, हमें एमसीक्यू वाला पेपर देना, तो जहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से चलेंगे। जो चीजें मेमोराइज करने वाली हैं वो मेमोराइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा लीनियर के बाद थर्ड जो हम देखने वाले हैं दैट इज अवर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है हमारा? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के एग्जांपल जैसे CH4 हो गया है ना, SiH4 सिलेन हो गया, मीथेन हो गया, या CF4 हो गया, कार्बन टेट्राफ्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के। अगर हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होता है बेटा, लेट्स सपोज दिस इज योर A सेंटर वाला मॉलिक्यूल, फिर दिस इज योर B, दिस इज योर B, सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हम मान के चल रहे हैं कि इसका मास कितना रहा होगा बेटा Mb, इन सभी का मास कितना रहा होगा Mb, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r। r क्या है बेटा? r इज नथिंग बट r इज द बॉन्ड लेंथ। r क्या है बेटा? r बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम I का फॉर्मूला निकालें तो I का फॉर्मूला क्या आएगा? I विल बी बिकम 8/3, I विल बी बिकम 8/3 Mb इंटू r का स्क्वायर, ठीक है, 8/3 Mb इंटू r का स्क्वायर। गॉट इट। अगर सर यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज हो जाए तो क्या करेंगे बेटा? मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा तो ये Mb जो है वो रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और हमें देखना है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से रोटर को भी डिस्कस करना है फटाफट। सो नेक्स्ट इज अवर
फोर्थ वन, राइट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है SF6, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है SF6। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल ए, स्ट्रक्चर तो हम सभी को पता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ, एक मॉलिक्यूल नीचे की तरफ, और बाकी सारे 6 डायरेक्शन में, राइट। तो नाउ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट्स सपोज कितनी है, ये तो बॉन्ड लेंथ है r, और इनका मास कितना होगा b। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखना हो तो दैट विल बी I इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए जल्दी, I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ mb इंटू r का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट समरी लिख दे रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो हमें याद होनी चाहिए, कौन कौन से होंगे, सबसे पहले था हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट वन वाज डायटोमिक मॉलिक्यूल, सेकंड वन वाज लीनियर ट्रायटोमिक, लीनियर triatomic, next one was tetrahedral, और लास्ट वन was octahedral, ठीक है। तीनों जगह के फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। पहले वाले में फॉर्मूला क्या था बेटा, म्यू आर स्क्वायर, जहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल था तो म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू वाज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। म्यू को हम क्या बोल रहे थे बेटा, रेड्यूस्ड मास, क्या बोल रहे थे बेटा, रेड्यूस्ड मास। अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो I वॉज इक्वल टू 2 इंटू एम बी इंटू आर स्क्वायर, डायग्राम याद रखेंगे, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड आर इज द, आर जहां जहां पे है बेटा, दिस इज द आर, आर इज द बॉन्ड लेंथ। और म्यू का आई का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ऊपर लिख दिया, सॉरी, राइट। और अगर हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो I वॉज इक्वल टू 8/3 एम बी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ए चारों तरफ का डायग्राम, बी, बी एंड बी, और लास्ट में ऑक्टाहेड्रल के लिए I इज इक्वल टू 4 mb इंटू आर स्क्वायर, डायग्राम अगेन सारा याद हो जाएगा आपको, ठीक है, फटाफट ऐसे। तो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो फाइनली आप इस टेबल के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी किसके बारे में, मॉलिक्यूल के क्या नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रख के चलनी होगी, दैट इज टाइप्स ऑफ रोटर। इसमें एंटर करने से पहले दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, दैट इज टाइप्स ऑफ रोटर, ठीक है। और टाइप ऑफ रोटर से हम शुरू करेंगे अपना क्लास में नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि टाइप्स ऑफ रोटर, ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक है। पहले आप यहाँ तक रिवीजन करके आएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या बेटा, अपना टाइप्स ऑफ रोटर, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर रही होगी, ठीक है। जो कुछ भी लिखाया गया प्लीज आप उसको रिवाइज करके आएंगे, चीज़ों को पढ़ के आएंगे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सारे चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, फैक्चुअल डेटा है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं कि आपको कंसेप्ट पता है और आप कंसेप्ट अप्लाई कर दोगे, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, आप अपने एक नंबर का लॉस करके जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इन्हीं बातों की हेल्प से हम शुरू करेंगे अपना अगला लेक्चर, जहाँ पे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आगे डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में, उसके बाद उसके आगे की कहानी, ठीक है। तब तक ध्यान रखेंगे अपना, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।